गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड बेस इंडिकेटर। देखो पार्ट 1 में मैंने आपको टाइट्रेशन के बारे में बताया था, एसिड बेस टाइट्रेशन समझाया था कि एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होती है। आज मैं बात करूंगा एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में। पहले अपन समझेंगे इंडिकेटर क्या होते हैं। इंडिकेटर वो होते हैं जो क्या करते हैं अपन टाइट्रेशन में काम में लेते हैं और जो क्या करते हैं एंड पॉइंट के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो देखें इंडिकेटर को अगर हम डिफाइन करें तो इंडिकेटर क्या है। इंडिकेटर जो है वो क्या करेंगे, ये डिफाइन और या बोल सकते हैं कि गिव्स कलर, ये कलर देते हैं एट एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन का जो एंड पॉइंट होगा उस पर ये कलर दें। ठीक है, तो एंड पॉइंट जो है उसका पता करने के लिए अपन इंडिकेटर काम में लेते हैं। अब देखो एसिड बेस जो इंडिकेटर्स होते हैं उसमें कई टाइप के इंडिकेटर काम में आ सकते हैं। तो एसिड बेस जो इंडिकेटर हैं उनमें कौन कौन आ सकते हैं, जैसे देखो एक तो आपके जो आता है मिथाइल ऑरेंज, ये एक एसिड बेस इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज जो होता है इसको आप बोल सकते हो MEOH। ठीक है, ये मिथाइल ऑरेंज होता है और ये जो होता है इसकी पीएच रेंज की बात करूं मैं, पीएच रेंज जो होती है 3.1 से लेकर के 4.5 तक पीएच रेंज होती है। ठीक है, अच्छा ये आयोनाइज कैसे होता है, ये होता है आयोनाइज ऐसे, ये Me+ में और क्या होगा OH नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही आयोनाइज होगा मिथाइल ऑरेंज। अब ये इसका जो होगा ये कौन सा पार्ट होगा, ये होगा अनआयोनाइज्ड पार्ट ये है और ये आयोनाइज्ड पार्ट है, ये आयोनाइज्ड है। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो अपन बात करते हैं वो होता है इसके अलावा देखो मिथाइल रेड होता है एक इंडिकेटर। मिथाइल रेड जो होता है इसकी खास बात ये होती है कि जो मिथाइल ऑरेंज जो होता है, मिथाइल ऑरेंज इन एसिडिक पीएच, जब पीएच एसिडिक होती है तो उस केस में ये जो होता है कलर कैसा देता है, इन एसिडिक पीएच रेड कलर देता है, रेड कलर। ठीक है, और बेसिक पीएच में कैसा देगा, इन बेसिक पीएच में येलो कलर देगा, ये येलो कलर। दो खास इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एसिडिक पीएच में ये रेड कलर देगा, बेसिक पीएच में ये येलो कलर देगा। अब देखिए मिथाइल रेड की बात करते हैं। तो मिथाइल रेड जो होता है इसकी इंपॉर्टेंट चीज ये पीएच रेंज जो होती है वो क्या होती है, पीएच रेंज जो होती है बच्चों इसकी ये होती है 4.2 से लेकर के और 6.5 के समथिंग होती है। ठीक है, ये इसकी पीएच रेंज होती है। तो ये भी किस में काम करता है, एसिडिक पीएच में काम करता है। तो इसके बारे में बोलेंगे इट वर्क्स इन एसिडिक पीएच। ये एसिडिक पीएच में काम करेगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी पीएच रेंज एसिडिक में आ रही है, एसिडिक रेंज में आ रही है, एसिडिक पीएच में काम करेगा। अब देखें इसके अलावा एक और जो होता है ब्रोमोथाइमोल ब्लू जो होता है इसकी पीएच रेंज कितनी होती है, इसकी पीएच रेंज होती है इसकी 6 से लेकर के और इसकी जो पीएच होती है 7.5 के समथिंग होती है। ठीक है, तो ये भी एसिडिक और बेसिक दोनों में काम कर सकता है। ये मतलब जिसकी पीएच ऑलमोस्ट न्यूट्रल है ना वहां पे ये काम करेगा, ब्रोमोथाइमोल ब्लू। अब बात करते हैं इसके अलावा फिनॉल रेड जो होता है इसकी पीएच रेंज कितनी होती है, पीएच रेंज इसकी 6.5 से लेकर के और 8 के समथिंग होती है। ठीक है, 8.2 तक जाती है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये इसकी पीएच रेंज होती है। पीएच रेंज बच्चों आपको याद रखना जरूरी है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट जो है वो है फिनोफ्थलीन की बात करें
तो इसकी पीएच रेंज जो होती है वो होती है 8.3 से लेकर के और 10। देखो अब देखो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिसकी पीएच न्यूट्रल के आसपास है उनके लिए आप फिनोल लेड और ब्रोमोथाइमोल ब्लू कार्बोनेट ले सकते हैं, और जिनकी पीएच रेंज जो है मतलब जो फिनोप्थलीन होता है, ये फिनोप्थलीन ये बेसिक पीएच में काम करेगा क्योंकि इसकी पीएच रेंज ही बेसिक है, तो ये बेसिक पीएच में काम करेगा। ये जो रहेंगे वो यू बोलेंगे न्यूट्रल पीएच पे काम करेंगे, और ये वाले जो रहेंगे वो एसिडिक पीएच में काम करेंगे। तो याद रखना ये एसिडिक पीएच में काम करेंगे, मतलब कलर जो अपना दिखाएंगे एंड पॉइंट पर वो एसिडिक पीएच पे दिखाएंगे। ठीक है, ये न्यूट्रल पीएच पे दिखाएंगे, और ये फिनोप्थलीन जो रहेगा बेसिक पीएच पे काम करेगा। अब देखो फिनोप्थलीन के बारे में एक बात बताता हूं, इट वर्क्स इन बेसिक पीएच। ये बेसिक पीएच पे काम करेगा। एक चीज इसके बारे में अपन इंटरेस्टिंग जो चीज बोलेंगे फिनोप्थलीन के बारे में, इसको डिनोट करते हैं एचपीएस से। ठीक है, एचपीएस से आप इसको डिनोट करोगे, और इसको ब्रेक कैसे करोगे, HPH जो ब्रेक होगा वो H+ में और PH नेगेटिव में। ये इसका अनआयनाइज्ड फॉर्म है, और ये किसका है, इसका आयनाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, अनआयनाइज्ड जो फॉर्म है इसमें इसका कलर कैसा होता है, ये कलरलेस होता है। इसमें कैसा कलर आता है इसका, इसमें इसका पिंक कलर आता है। कैसा कलर आएगा, पिंक कलर। तो याद रखना बच्चों, पिंक कलर जो आएगा इसका वो आयनाइज्ड फॉर्म में आएगा, और कलरलेस जो रहेगा वो किस में रहेगा, ये अनआयनाइज्ड फॉर्म में। तो मैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये बोलूंगा, देखो क्या बोलूंगा इसके बारे में, इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये बोलूंगा कि HPH जो है ये इसका क्या है, अनआयनाइज्ड फॉर्म है। अनआयोनाइज्ड फॉर्म है ये। ठीक है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, और इस अनआयोनाइज्ड फॉर्म में कोई कलर नहीं देगा ये, तो बोलेंगे ये कलरलेस है। ठीक है, इस केस में ये कलरलेस है। और ऐसा जो होगा वो कब होगा, ये कब होगा, कलरलेस कब होगा, ये होगा इन एसिडिक पीएच। इन एसिडिक पीएच जब पीएच एसिडिक रेंज में रखोगे तो उस केस में ये कलरलेस होगा और अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। ये फिनोप्थलीन की इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये पिंक कलर होगा, पिंक कलर का अपन को दिखाई देगा, लेकिन पिंक कलर का कब दिखाई देगा, आयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा ये तब रहेगा जब बेसिक पीएच होगी, इन बेसिक पीएच। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज बताई। अब सुनो बच्चों, अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको कि ये जो इंडिकेटर्स होते हैं, इन इंडिकेटर्स की पीएच निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसको अपन देखेंगे। तो इंडिकेटर की जो पीएच निकालोगे उसका फॉर्मूला क्या होता है, उस पे आ रहा हूं मैं। देखें उसको, इंडिकेटर जो होते हैं इनकी पीएच निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है उसको देखते हैं। वो उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं कि न्यूमेरिकल क्या क्या हो सकते हैं उस पे बेस्ड। ठीक है, वो भी चीजें उस पर पूछी जाती है, और उस फॉर्मूले से रिलेटेड भी और चीजें पूछी जाती हैं। तो देखते हैं जरा उस फॉर्मूले को ध्यान से देखते हैं। तो देखो बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान देना, अगर मैं बात करूं कोई इंडिकेटर है, और इंडिकेटर जो है वो मान लेते हैं KIN है। ठीक है, ये है सॉरी HIN है। इंडिकेटर जो है अपना HIN है। HIN है ये इंडिकेटर। ठीक है, HIN ये कोई इंडिकेटर है। ये टूटेगा तो बच्चों किस में टूटेगा, ये डेफिनेट सी बात है कि H+ में ब्रेक होगा, और किस में ब्रेक होगा, और ये IN नेगेटिव में ब्रेक होगा। ठीक है, एक चीज। अब इसके लिए आप क्या काम में ले सकते हो, KIN काम में ले सकते हो। ये इंडिकेटर कांस्टेंट बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको, इंडिकेटर कांस्टेंट बोलेंगे। ये इंडिकेटर कांस्टेंट है, और ये इंडिकेटर कांस्टेंट क्या लिखोगे बच्चों, इसको लिखोगे H+ की कॉन्सेंट्रेशन, IN नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन, डिवाइड में क्या लिखेंगे, HIN की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। अब देखते हैं यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आप लिखेंगे इसके बाद H+ की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए मुझे, तो मैं इसको क्या कर दूं, मल्टीप्लाई करूं, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा
तो के आई एन इंटू में क्या आ जाएगा एच आई एन आएगा, ठीक है, और क्या आएगा डिवाइड में क्या आएगा आई एन नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, ये अपन लिख सकते हैं। अब आप क्या करोगे, अब आप एक काम करोगे, नेगेटिव लॉग लगाओगे, नेगेटिव लॉग लगाओगे यहाँ पे, और यहाँ पे नेगेटिव लॉग लगा करके फिर आप इसको सॉल्व करोगे, नेगेटिव लॉग एच प्लस, ठीक है, और इधर भी लिखोगे नेगेटिव लॉग, और क्या के नेगेटिव लॉग पूरे पे लगाना है आपको, तो पूरे पे लगाओगे तो के आई एन, ठीक है, और इनटू में ये है एच आई एन और अपॉन आई एन नेगेटिव, ठीक है, ये अपन लिखेंगे। अब देखें यहां से इसको हटा दो, इसकी जगह क्या बन जाएगा एक फॉर्मूला पी एच इज इक्वल्स टू, यहां से इसको जब मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो ये बन जाएगा आपका पी के आई एन, ठीक है, पी के आई एन बन जाएगा ये। अच्छा ये जो होगा ये कांस्टेंट है, जैसे आपने सुना है कि एक H प्लस होता है एक पीएच होता है, ऐसे के आई एन होता है, एक जैसे आपने सुना है कि के लिखते हो आप, तो इसका नेगेटिव लॉग अगर के करते हो तो क्या बन जाता है बताओ, पी के बन जाता है ना, ऐसे ऐसे ये है, ठीक है, इसका करोगे नेगेटिव लॉग तो पी के आई एन बन जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ऐसे कैसे लिख देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन लिख देंगे नेगेटिव लॉग और क्या लिखेंगे एच आई एन, ठीक है, और अपॉन में क्या लिखेंगे आई एन नेगेटिव, बच्चों ये लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करें, अब देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज, मैं यहां से ये चेंज कर सकता हूं, यहां से इस टर्म्स को ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, तो नेगेटिव लॉग की जगह क्या हो जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, देखो पी के आई एन और यहाँ पॉजिटिव और ये लॉग, ठीक है, और इस टर्म्स को ले गया ऊपर और इस टर्म्स को ले गया ऊपर और इस टर्म्स को ले गया नीचे, ठीक है, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया क्या पीएच निकालने का। किसकी पीएच चाहिए आपको, अगर मान लो ये जो इंडिकेटर्स हैं इनकी पीएच चाहिए तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, पीएच ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर की पीएच चाहिए, पीएच ऑफ क्या बोलेंगे इसको इंडिकेटर, इंडिकेटर की ये पीएच है, इस फॉर्मूले से आप निकालोगे। ये पार्ट जो है इसका कौन सा पार्ट है, ये है आयोनाइज्ड, ठीक है, ऊपर आएगा आयोनाइज्ड, याद रखोगे इसको, इसमें मिस्टेक होती है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि ऊपर आयोनाइज्ड आएगा अनआयोनाइज्ड आएगा, तो ऊपर याद रखना आयोनाइज्ड आएगा और नीचे क्या आएगा अनआयोनाइज्ड आएगा, नीचे क्या आएगा अनआयोनाइज्ड पार्ट आएगा, तो ऊपर आयोनाइज्ड नीचे अनआयोनाइज्ड, ठीक है। अब इसी पे चर्चा करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा मैं आपको, इसी पे बात करते हैं। देखें पीएच का फॉर्मूला अपने पास आ चुका है और अब इस पे ही अपन को कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है, कई इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताऊंगा इससे रिलेटेड, ठीक है, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, वहीं से पीएच रेंज का भी कॉन्सेप्ट आएगा और वहीं से कुछ और बातें भी निकल के आएंगी। तो देखते हैं, यहां से मैं फॉर्मूला रख रहा हूं आपके लिए पीएच का, क्या है बच्चों फॉर्मूला, वो आप देखो, पीएच इज इक्वल टू पी के आई एन प्लस लॉग, ठीक है, और यहां पर है ऊपर आई एन नेगेटिव और नीचे क्या है एच आई एन। बोलो ये फॉर्मूला है या नहीं, बताओ, ये फॉर्मूला है पीएच निकालने का। अब आओ इस पे ही बातें करते हैं कुछ, देखें यहां से देखें, यहां से अगर देखें, अब मैं आपसे बोलूं कि यहां पे अगर आई एन नेगेटिव, दो केस ले रहा हूं, केस नंबर 1 इस पे बात करता हूं मैं, केस 1, केस फर्स्ट क्या है अपना, केस फर्स्ट अगर मैंने ये किया आपसे बोला कि आई एन नेगेटिव और ये एच आई एन, ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने आपके लिए बता दी कि इसकी वैल्यू 10 रख के देखो एक बार, कितनी रखो इसकी वैल्यू 10, ठीक है, लॉग का बेस आपको पता है हमेशा 10 होता है, तो एक तो मैं इस पे बात करूंगा, ठीक है, और बच्चों एक जो मैं इंपॉर्टेंट बात करूंगा आपसे, दूसरा केस 2 लेके चलूंगा और केस 2 में मैं आपसे बोलूंगा कि अब की बार ये जो आई एन नेगेटिव है, ठीक है, और क्या, और इसके अलावा ये जो एच आई एन है इसका जो रेशियो रखता हूं वो आपकी बार 1/10 रखता, ठीक है, तो फिर क्या होगा, और ये रखूंगा तो फिर क्या होगा। अब सुनो, आओ इसी बात पे चर्चा करते हैं। तो
तो यहां से इस केस में अगर आप ये रखते हो तो पीएच इज इक्वल टू क्या बनेगी बताओ, pKIN, ये तो होगा ही, और प्लस इस टर्म्स को आप लिखोगे यहाँ पे, इसकी जगह आप 10 लिख दोगे, और बेस इसका 10 है, तो अगर log 10 है और ये भी 10 है तो उस केस में कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई तो अपन क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, तो ये 1 आ गया, ठीक है, ये 1 आ गया। एक इंपॉर्टेंट चीज, अब सुनो बच्चों, अब यहाँ पे इस पे आते हैं, तो इस पे आएंगे तो देखो यहां से क्या लिखोगे, यहां से आप यही फॉर्मूला लिखो, pH इज इक्वल टू pKIN, और इसमें आपकी वैल्यू, आपकी बार जो वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, क्या पुट कर रहा हूं, वो पुट कर रहा हूं pKIN, ठीक है, और प्लस log IN नेगेटिव और अपॉन HIN नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन 1/10 पुट कर रहा हूं। तो अगर 1/10 में पुट करता हूं तो बताओ यहां से क्या बनेगा, log 10 और 1/10, 1/10 को क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं मैं 10 की पावर -1 लिख सकता हूं, और 10 की पावर -1 है तो आपको पता है log में ऐसे 10 की पावर -1 होती है, तो -1 आगे आ जाएगा, और अगर वो आगे आ गया तो ये जो टर्म्स बनेगी ना आपकी, वो क्या बन जाएगी, -1 बन जाएगी। तो दो बात निकल के आई है, देखो pH जो है उसकी वैल्यू क्या आ सकती है, pKIN नेगेटिव 1 आ सकती है, और एक क्या आ सकती है, pKIN और +1 आ सकती है। मतलब मैं यहां से दोनों को कंबाइन करूं तो दोनों को कंबाइन करके मैं बोल सकता हूं कि pH जो है pKIN +-1 तक हो सकती है। मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि कोई जो इंडिकेटर है उसकी जो pH रेंज होती है वो कहां से कहां तक हो सकती है, वो देखो वो स्टार्ट होगी यहां से pKIN -1 से लेकर के और pKIN +1 तक हो सकती है, ठीक है। pKIN की कुछ वैल्यू होगी, मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू 3 है, और 3 में से 1 लेस करोगे तो 2 आ जाएगी, और यहाँ पे भी 3 है, 3 में 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब 2 से लेकर के pH जो है वो कितनी हो सकती है, 4 तक हो सकती है। मतलब ये एक रेंज हो गई, इसको बोलते हैं pH रेंज। और किसकी pH रेंज है ये, तो ये है pH रेंज ऑफ इंडिकेटर, ये pH रेंज हो गई इंडिकेटर की, ठीक है, इंडिकेटर की pH रेंज हो गई। अच्छा, एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि pH रेंज जो लिखते हैं इंडिकेटर की, वो अपन ये लिख सकते हैं pKIN +-1 तक। मिनिमम जो pH जाएगी वो कितनी जाएगी, यहां से स्टार्ट होगी, मैक्सिमम कितनी जाएगी, यहां तक जाएगी। और ये तब आ सकती है जब ये वैल्यू आप ये 1/10 रखो, और ये जो वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू तब आएगी जब आप इसकी वैल्यू कितनी रखोगे, 10 रखोगे, ठीक है। अब सुनो बच्चों, एक दूसरी चीज पे आते हैं। अब यहां से मैं एक चीज निकालू कि अगर मैं आपसे बोलूं कि परसेंटेज निकालो, परसेंटेज ऑफ IN नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जो इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर आपको पता है कैसे ब्रेक होता है, इंडिकेटर जो रहता है अपन ऐसे ब्रेक करते हैं, देखो HIN बताया था मैंने, ये ब्रेक होता है H+ में, और ये IN नेगेटिव में, इसमें ब्रेक होगा। तो दो पार्ट है यहाँ पर, ये वाला पार्ट कौन सा है, अनआयनाइज्ड पार्ट है, ये कौन सा आयोनाइज्ड पार्ट है। तो मुझे एक बात पता करनी है कि IN नेगेटिव का परसेंटेज कितना है यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैं देखूंगा यहाँ पर कितना है, यहाँ पर HIN का परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पर IN नेगेटिव का परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा। तो एक काम करें कि अगर आपको ये चाहिए तो IN नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन लो, अपॉन में टोटल कॉन्सेंट्रेशन लो, टोटल किसकी कॉन्सेंट्रेशन, टोटल आप लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, IN नेगेटिव की और प्लस में HI, दो ही दो पार्ट है यहाँ पर, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। तो दोनों का अगर मैं ऐड कर देता हूं तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, ठीक है। H+ का कोई रोल नहीं, ये जो है आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड की बात है, मैं इनकी वजह से कलर आते हैं, तो इन्हीं को लेंगे अपन, ठीक है। तो अपन ये कैलकुलेट करें, तो अब बच्चों देखो यहां से आपने इसकी वैल्यू जो रखी है वो कितनी रखी है, 10 रखी है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपने जो रखी है वो क्या रखी है, 10 रखी है। तो एक काम करो आप, मैं यहां से इसको HIN से नीचे डिवाइड कर देता हूं, और इसको भी HIN से डिवाइड कर देता हूं। अगर मैं इसको ऊपर HIN से डिवाइड करूंगा तो IN नेगेटिव अपॉन HIN कितना हो जाएगा, ये देखो 10 हो जाएगा, तो यहां से ये 10 हो जाएगा। अब देखें यहां से भी HIN से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां से भी HIN से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये भी 10 हो जाएगा, और यहां से HIN से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, HIN अपॉन HIN, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है।
तो अब आप इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, परसेंटेज यहां से जो है किसकी IN नेगेटिव की परसेंटेज जो आएगी अब आपके सामने निकल के, वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 10/10 + 1 इंटू 100 और कर दो परसेंटेज चाहिए, तो ये ऑलमोस्ट जो आती है आपकी 91% आती है। कितनी आती है ये 91%। तो देखो अब इंपॉर्टेंट जो कंक्लूजन में निकालूंगा आपके लिए वो ये निकालूंगा कि अगर आप ये वैल्यू लेके चलते हो IN नेगेटिव अपॉन HIN की वैल्यू 10 लेके चलते हो, तो आपको बताइए कि HIN नेगेटिव इसमें क्या है, ज्यादा है, और IN नेगेटिव की वैल्यू इसमें 91% है, और HIN की वैल्यू जब निकालोगे आप तो 100 - 91 कर दो तो कितनी आ जाएगी, 9% आएगी। 9% कौन होगा बताओ, ये HIN होगा। 9% कौन होगा, HIN, और ये कितना होगा, IN नेगेटिव जो होगा वो 91% होगा। मतलब यहाँ पे जो कलर आएगा आपका, अगर आप ये कंडीशन रखते हो तो इस कंडीशन में जो कलर आएगा वो किसकी वजह से आएगा, वो IN नेगेटिव की वजह से आएगा। इस केस में जो कलर आएगा, मैं लिख देता हूं इस बात को, कि इस केस में अगर आप कलर की बात बोलोगे, जब ये वाली कंडीशन रखोगे तो यहां से कलर जो आ रहेगा आपका वो क्या आएगा, कलर यहां पे आएगा ड्यू टू IN नेगेटिव। यहां पर IN नेगेटिव की वजह से, आयोनाइज्ड पार्ट की वजह से क्या आएगा, कलर आएगा यहां पे, जब आप ये कंडीशन लेके चलोगे तो। ठीक है, एक चीज। अब दूसरी चीज आओ, इस पे आओ। ठीक है, अब इस पे बात करें तो यहां पे भी आप ये चीज कैलकुलेट करो एक बार, और ये चीज कैलकुलेट करके परसेंटेज निकालो। यहां पे परसेंटेज जो मैं निकाल रहा हूं, ठीक है, वो किसकी निकाल रहा हूं, परसेंटेज मैं जो निकालूंगा आपके लिए वो अब की बार यहां पर निकाल रहा हूं HIN की परसेंटेज, क्योंकि HIN यहां पे ज्यादा है। तो HIN की अगर मैं परसेंटेज निकालूंगा तो सुनो, यहां पे जो कलर आएगा वो किसकी वजह से आएगा, वो HIN की वजह से आएगा, क्योंकि यहां पर HIN ज्यादा है। लेकिन HIN की परसेंटेज कितनी होगी तो वो आप सॉल्व करें, तो परसेंटेज ऑफ HIN, तो बताओ HIN की परसेंटेज चाहिए, तो जिसकी परसेंटेज चाहिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन को रखोगे ऊपर और नीचे क्या रखोगे, टोटल कॉन्सेंट्रेशन। कौन कौन है अपने पास, IN नेगेटिव और कौन है HIN, दोनों को जोड़ोगे, ठीक है, और इनटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगी। अब आप चेक करो एक बार, यहां पे आप चेक करो कि यहां से काम करो कि HIN कॉमन ले लो। यहां से क्या ले लो, HIN कॉमन ले लो। HIN इसमें से अगर कॉमन ले लोगे आप, इसमें से HIN, तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पे HIN है देखो, ठीक है, और इसमें से HIN अगर आपने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा IN नेगेटिव अपॉन HIN, ठीक है, और +1, बताओ यही बचेगा। ठीक है, तो इसमें से मैंने HIN कॉमन ले लिया। अब देखो HIN से HIN क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो यहां पर क्या करोगे, यहां पर ऊपर आपके पास 1 बच गया। IN नेगेटिव अपॉन HIN की वैल्यू कितनी है बताओ, 1/10 है, 1/10 1, ठीक है, ये करेंगे अब अपन। तो अब इसको सॉल्व कर लो आप, इसको सॉल्व करेंगे तो 10, और यहां से जो आ जाएगा आपका 1 + 10, ठीक है, तो ये आ जाएगा, और 10 को कर दोगे ऊपर, तो 10 को ऊपर करोगे तो अब आप जो आएगा आपका 10/1 + 10 ये आएगा। ठीक है, जैसे इसमें आया था सेम, इसको सॉल्व करोगे तो, और इनटू 100 कर दोगे, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका 91% आएगा। कितना आ रहा है, 91%। मतलब आपकी बार यहाँ पे जो परसेंटेज आ रही है ना HIN की, वो 91% आ रही है। और अगर ये आप केस लेके चलोगे सेकंड केस, तो इसमें कलर जो आएगा मेनली वो किसकी वजह से आएगा, वो कलर आएगा आपका अनआयनाइज्ड जो पार्ट है ना HIN, उसकी वजह से कलर आएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर 91% यही है, ज्यादातर यही है। और अगर मान लो परसेंटेज ऑफ इसके केस में बात करें क्या IN नेगेटिव, तो परसेंटेज जो होगी IN नेगेटिव वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी, आप 100 में से 91% लेस कर दोगे तो ये आ जाएगा 9%। तो 9% आप बोलोगे कि IN नेगेटिव है और बाकी का 91% HIN है, तो कलर जो मेनली आएगा वो किसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से, अगर ये केस आप लेके चलो तो। ठीक है, मतलब HIN अगर ज्यादा हुआ
कंक्लूजन ये निकला HIN ज्यादा हुआ तो कलर HIN की वजह से आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर आयन नेगेटिव ज्यादा है, आयोनाइज्ड पार्ट ज्यादा है, तो कलर जो आएगा वो आयोनाइज्ड पार्ट की वजह से आएगा। ठीक है, ये अपन बोलेंगे। चलो ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैंने आपको बताया। अब बच्चों में एक इंपॉर्टेंट चीज और बता रहा हूं आपको, ये इंडिकेटर के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, इंडिकेटर की पीएच रेंज बताई, ठीक है, कितनी पीएच रेंज होती है वो सारा बताया। इंडिकेटर की पीएच कैसे निकालोगे वो मैंने आपको बताया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं इंडिकेटर के अलावा, टाइट्रेशन जो होती है मैंने आपको 4 टाइप की बताई थी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में टाइट्रेशन करवा सकते हो। ठीक है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में। ठीक है, और मैंने बताया था आपको वीक बेस वीक एसिड के बीच में। ठीक है, 4 टाइप की आपको टाइट्रेशन बताई थी। अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे टाइट्रेशन आपकी बार मैं टाइट्रेशन बोल रहा हूं, एक वीक एसिड ले लिया, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट ले लिया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, ठीक है, वर्सेस और यहां पे ले रहा हूं मैं स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहा हूं। मतलब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट लेंगे और उसकी टाइट्रेशन करवा रहे हैं इसके बीच में स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। ठीक है, तो इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से अपन समझेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या कर रहे हैं, 50 ml ले रहे हैं। ठीक है, किसका 50 ml, और यहां पे इसके अलावा 0.1 m CH3COONA is added into, क्या कर रहे हैं, into किस में ऐड कर रहे हैं, यहां पर 0.1 m HCl इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन को क्या कैलकुलेट करना है, देन कैलकुलेट, तो अपन को कैलकुलेट करना है क्या, देन कैलकुलेट pH on adding following volume of HCl। ठीक है, क्वेश्चन मेरा ये ध्यान से समझना, यहां पे एक चीज जो है उसको क्लियर करूंगा तुम्हारी, यहां पे सारी चीजें जो है वो क्लियर होगी इस कॉन्सेप्ट से, इस क्वेश्चन से, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना आप इसको। यहाँ पे 0 ml ले रहा हूं, फिर मैं ले रहा हूं 10 ml ले रहा हूं, ठीक है, फिर मैं ले रहा हूं 25 ml ले रहा हूं, ठीक है, और फिर मैं ले रहा हूं सीधा ही यहाँ पर 40 ml ले रहा हूं, फिर उसके बाद 50 ml ले रहा हूं, और फिर उसके बाद DE, फिर 60 ml ले रहा हूं, और फिर मैं ले रहा हूं F 75 ml ले रहा हूं। देखो इस क्वेश्चन से कई चीज मैं समझाऊंगा आपको, ध्यान से समझना आप इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, ये है कि 50 ml और 0.1 m CH3CONA है, जो एक ऐसा सॉल्ट है, ये एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है, इसको ऐड कर रहे हैं किसमें, स्ट्रॉन्ग एसिड में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड में इसको ऐड कर रहे हैं, तो आपको कैलकुलेट करना है क्या, पीएच कैलकुलेट करना है, लेकिन पीएच कैलकुलेट करेंगे अलग अलग केस में। जब HCl जो रहेगा उसका वॉल्यूम 0 ml रहेगा तब कितनी पीएच होगी, ये होगा तब कितनी होगी, ये सारी चीज। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बच्चों कि पहले स्टार्टिंग में अपने पास जो रहेगा वो सिर्फ CH3CONA, अगर इस HCl का 0 ml लिया है, इस केस की बात कर रहा हूं, ए वाले केस की। ठीक है, तो ए वाले केस में सब HCl तो है ही नहीं, 0 ml है ही नहीं है, तो सिर्फ क्या है यहाँ पर सॉल्ट है। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है, पीके जो है ना आपको दे रखा है, पीके ऑफ CH3COH वो दे रखा है कितना, ये आपको दे रखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4.74, ये दे रखा है। ठीक है, 4.74 आपको क्या दे रखा है, पीके दे रखा है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब सुनो, अब आओ, अब यहाँ पे स्टार्टिंग में HCl नहीं है, सिर्फ सॉल्ट है। और सॉल्ट कैसा है, सॉल्ट बच्चों ये है स्टार्टिंग में एक वीक एसिड, और कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में ये है, तो पीएच इसकी वजह से ही होगी, और इसकी वजह से जो पीएच होगी, ठीक है, वो कितनी होती है, इसकी पीएच क्या लिखते हैं बच्चों, मैंने ट्रिक आपको बताऊं, इसके लिए क्या करना है,